गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। अपन प्रीवियस क्लास में चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट प्रथम को लेकर के। बीए पार्ट प्रथम में अपन पढ़ रहे थे प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में, कि जो महत्वपूर्ण जो विचारक थे उनका भारतीय राज व्यवस्था के तौर पे अपन देखें तो सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है। इस संदर्भ में उनके क्या प्रयास रहे थे, भारत के जो अपन विकास की अपन चर्चा करें तो उसमें क्या योगदान रहा। उसमें अपन ने देखा था प्राचीन काल के दो विचारकों के बारे में अपन ने पढ़ा था, मनु और कौटिल्य को लेकर के। उसके बाद अपन ने राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ा था, नेहरू जी के बारे में पढ़ा था, गांधी जी के बारे में पढ़ा था। तो जो महत्वपूर्ण जो विचारक थे उनके बारे में अपन श्रृंखलाबद्ध तरीके से पढ़ रहे थे और अपन ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि उनके विचारों में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि एग्जाम में बार बार पूछी भी जाती हैं, तो अपने को अपना जो ध्यान है ज़्यादा उन्हीं चीज़ों पे केंद्रित करना है जो एग्जाम में बार बार पुटअप होती हैं। आज अपन चर्चा कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर को लेकर के। आज ये अपनी प्रारंभिक यानी अपनी ये कहें कि प्रथम क्लास है जिसमें अपन उनके जीवन परिचय को लेकर के अपन प्रयास करेंगे आगे बढ़ने का। बेसिकली इनके अपने भारतीय राज व्यवस्था के योगदान की अगर अपन चर्चा करें तो भारतीय संविधान निर्माण में अपन जब इनको पढ़ते हैं तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि उनका योगदान जो था ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो यानी प्रारूप समिति जो संविधान का जो प्रारूप बना था उस समिति के अध्यक्ष थे, और उनका जो सपने उन्होंने जो भारत के संदर्भ में संजोए थे उनको साकार रूप देने का एक अवसर उन्हें वहाँ पे मिला था। इसके अलावा अपन ये देखें कि अंबेडकर का जन्म जो था एक दलित समुदाय के तौर पे अपन देखते हैं, वहाँ उनका जन्म हुआ था। तो ये हमेशा से इनका जो योगदान रहा है दलितों के उद्धार के लिए, सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए, राजनीतिक व्यवस्था में सुधार के लिए। तो एग्जाम में जो इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो एक तो सवाल बनता है कि दलितों उद्धार के लिए अंबेडकर का जो योगदान था, दलितों के उद्धार के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए थे, उससे संदर्भित आता है। या दूसरा सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सामाजिक व्यवस्था के सुधार के लिए उन्होंने किस प्रकार के सुझाव जो थे उन्होंने दिए थे। तो अपन आज प्रारंभ करते हैं अपना जो इनके जीवन परिचय को लेकर के। इनका जन्म जो था वो 14 अप्रैल 1891 में, महू छावनी थी ये इंदौर के पास। महुआ भी बोल सकते हैं। और इनकी जो जिस जाति में इनका जन्म हुआ था वो थी महार जाति। और इनके अपन प्रारंभिक नाम की बात करें तो इनका नाम था भीम सकपाल। और इनके जो पिताजी थे वो कबीर के अनुयायी थे। इसलिए प्रारंभ में ही अंबेडकर ने जो थे उन पे जातिवाद का कोई प्रभाव जो है वो अपने को दिखाई नहीं देता है। ये जातिवाद वो किसी प्रकार से वो बढ़ावा नहीं देते हैं। तो यहाँ अपन को एक परिचय के तौर पे अगर अपन देखें तो एग्जाम में अगर बेसिकली कोई 2 अंक का अगर सवाल पूछा जाए तो अपन ये कह सकते हैं कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू छावनी इंदौर में और महार जाति में हुआ था। तो यहाँ अपन जब चर्चा करते हैं भारत की, जब प्रारंभिक स्थिति की अपन चर्चा करते हैं, स्वतंत्रता से पहले की स्थिति की अपन चर्चा करते हैं, तो यहाँ जो थी दलितों की जो स्थिति थी, दलितों की स्थिति को लेकर के इन्होंने प्रयास किए थे उनकी स्थिति को सुधारने के लिए। मानते थे कि प्रारंभ से ही इनका जो शोषण है वो समाज में होता रहा है, या अपन ये कहें कि समाज के अंदर उनको दोयम दर्जे जो था इस समुदाय को दिया गया था। तो इस प्रकार उनका जो प्रयास था वो दलितों के लिए विशेष था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये उनका एक वक्तव्य है दलितों के लिए। शिक्षित रहो या शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।
ये अंबेडकर ने बेसिकली दलितों के उद्धार के लिए जो प्रयास किए थे, उनकी प्रारंभिक जो वक्तव्य के तौर पे अपन इनको देखते हैं तो ये चीज़ अपने सामने आती है कि वो दलितों को बेसिकली ये कहते हैं कि शिक्षित बनो, यानी शिक्षा प्राप्त करो और शिक्षा प्राप्त करने के बाद संगठित रहो एक समुदाय के बीच में और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए निरंतर आप संघर्ष करो। तो इस प्रकार वो दलितों को जोड़ने का प्रयास जो था उनका वो बेसिकली रहा था। इसके आगे अपन जब बढ़ते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा को लेकर के, तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी यानी कि हाई स्कूल की अगर परीक्षा की अपन बात करें तो उन्होंने 1911 तक उन्होंने हाई स्कूल की एग्ज़ाम जो थी उन्होंने पास की थी। उसके बाद उन्होंने बॉम्बे के अंदर कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बॉम्बे में कॉलेज शिक्षा के लिए वो गए थे। एल्फिंटो कॉलेज जो थी उसमें उन्होंने प्रवेश लिया था और वहाँ उन्होंने जो बड़ौदा के जो महाराज थे उनसे उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, यानी छात्रवृत्ति मिलती थी और उसी के बल पे वो आगे विदेश के अंदर अमेरिका के अंदर कोलंबिया विश्वविद्यालय गए थे। वहाँ पे उन्होंने इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से उन्होंने एमए की एग्ज़ाम क्लियर की थी 2000 उसमें 1915 के अंदर, और उसके बाद 1917 में उन्होंने पीएचडी की थी और वहाँ पीएचडी करने के बाद वो लंदन आ गए थे और वहाँ पे उन्होंने वकालत की जो शिक्षा थी वो ग्रहण की थी। यानी कि आपको बेसिकली इनकी शिक्षा के जो पड़ाव है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, इसके बाद बॉम्बे में कॉलेज शिक्षा थी या उच्च शिक्षा की अपन बात करें तो उन्होंने एमए की जो एग्ज़ाम थी यानी पीजी अपन जिसको आज बोलते हैं तो वो उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स से उन्होंने किया था। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको प्रारंभिक इनके जीवन परिचय के तौर पे आपको याद रखनी है। ये चीज़ें ये नहीं होती कि अपन इनको नोट्स के अंदर ढाल करके चले। जब आप एक विचारक के तौर पे पढ़ते हैं, विचारक को लेकर के पढ़ते हैं तो जीवन परिचय में आपको ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि इनकी शिक्षा की जो प्रोसेस थी वो क्या रही थी, किस विषय में उन्होंने शिक्षा थी उस शिक्षा ग्रहण की थी, किस विषय के अंदर उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की थी और बेसिकली उनका जो स्पेशलाइजेशन था वो क्या रहा था। उसके बाद अपन जब राजनीति विज्ञान के अंदर जब इनको एक विचारक के तौर पे देखते हैं तो वहां अपन इनके देखते हैं कि उनके बेसिकली राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित विचार क्या थे, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विचार क्या रहे हैं, या इकोनॉमिक्स या ये कहें कि अर्थव्यवस्था से लेकर के क्या विचार रहे हैं, वो अपन आगे चल करके देखते हैं। आगे अपन देखते हैं तो आपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब आपने पढ़ा है, हिस्ट्री में भी आपने देखा होगा या पहले की कक्षाओं में भी आपने इनको पढ़ा है। भारत के अंदर एक 1932 में सांप्रदायिक पंचायत नाम से एक घोषणा पत्र लागू किया जाता है। इससे पहले 1930 और 1931 लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे जिसमें दलितों के प्रतिनिधि के तौर पे भीमराव अंबेडकर ने इन सम्मेलनों में भाग लिया था और वहां उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन जो प्रक्रिया थी, निर्वाचन प्रणाली जो थी, उनकी मांग उन्होंने रखी थी और उसी आधार पे ब्रिटिश सरकार ने 1932 में सांप्रदायिक पंचायत जो था उसको लागू किया था। गांधी जी ने इस चीज का विरोध किया था लेकिन अंबेडकर जो थे वो इसके पक्ष में रहे थे कि दलितों की जो स्थिति है उसको देखते हुए उनको अलग से प्रतिनिधित्व में मिलना चाहिए और दलितों के प्रतिनिधि के तौर पर ही इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हालांकि आपने गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों में ही अंबेडकर की जो हिस्सेदारी है, अपनी वो कहें कि भागीदारी है, वो तीनों में रही है। लेकिन बेसिकली जो 2 गोलमेज सम्मेलन रहे हैं उनमें वो दलितों के प्रतिनिधि के तौर पर ही वो वहाँ पे भाग लेते हैं और दलितों की मांग जो थी वो वहाँ पे वो रखते हैं और उसी आधार पे 1932 में सांप्रदायिक पंचायत जो था वो लागू किया गया था जिसमें दलितों के लिए पृथक से निर्वाचन प्रणाली जो थी और निर्वाचन का जो क्षेत्र था उसको बांट दिया गया था। गांधी जी ने इस चीज़ का विरोध किया था और उसके परिणाम स्वरूप गांधी जी और अंबेडकर के बीच, इसमें कुछ लोग मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं, अंबेडकर और गांधी के बीच एक पूना पैक्ट होता है जिसके आधार पे भारत के अंदर जो सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया है उसी में दलितों के लिए अलग से स्थान जो थे राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अलग से सुरक्षित किए गए थे। तो इस प्रकार अपन जब देखते हैं तो अंबेडकर का जो मतभेद है उस समय जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1915 में गांधी जी का कांग्रेस
जो राजनीतिक दल था उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसमें गांधी जी का प्रवेश होता है, और उसके बाद कांग्रेस में गांधी जी की जो भूमिका है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लेकिन अंबेडकर का जो मतभेद था वो कांग्रेस के साथ और गांधी जी के साथ, दोनों के साथ हमेशा से बना रहा था। और ये जो उनका मतभेद जो था वो बेसिकली दलितों को लेकर के, यानी आप बेसिकली ये देखना है आपको कि अंबेडकर के जो विचार हैं, किन विचारों के आधार पे इनके बीच जो मतभेद की जो श्रृंखला है वो प्रारंभ होती है। तो ये आप जब इसका अध्ययन करोगे, अंबेडकर का, इसकी जो जाति व्यवस्था का जब आप अध्ययन करोगे, जिसका वो विरोध करता है, वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है, तो उस आधार को आप देखोगे तो यहां दलितों के प्रतिनिधित्व को लेकर के कांग्रेस और गांधी जी के साथ अंबेडकर का हमेशा से मतभेद बना रहा था। हालांकि जब भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई थी, संविधान सभा का गठन किया गया था, उस समय अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और उन्हीं के जो सपने थे दलितों के उद्धार के लिए, भारत की सामाजिक आर्थिक न्यायिक जो क्षेत्र है उनमें किस प्रकार की भागीदारी, किस प्रकार के अधिकार जो है भारतीय संविधान में सम्मिलित होने चाहिए, उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो जब आप राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ते हैं और उसके साथ ही आप जब भारतीय संविधान सभा का अध्ययन करते हैं तो बेसिकली आपको अंबेडकर का जो उसमें योगदान है वो भी आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार इनके जीवन परिचय की श्रृंखला जो है वो आपके सामने आपको यहाँ दिखाई दे रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आज की इस क्लास के अंदर अपन केवल और केवल ये देखने का प्रयास करेंगे कि अंबेडकर के बारे में जब अपन पढ़ते हैं तो अपने को अपना अध्ययन है वो किस प्रकार से प्रारंभ करना चाहिए। बेसिकली अपने लिए जो जरूरी जो रहेगा वो रहेगा इनके लिए एक तो दलितों उद्धार, दलितों उद्धार के लिए जो प्रयास थे उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो इनको देखना है कि इन्होंने दलितों के उद्धार के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास जो थे उन्होंने किए थे। और इसके अलावा अपन देखते हैं तो भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें उनका सुधार जो आता है, सामाजिक व्यवस्था में सुधार, ये बेसिकली दो सवाल जो हैं वो बनते हैं और एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं। इसके अलावा एक इन्होंने इसमें लेबर पार्टी की स्थापना भी की थी, उसके बारे में भी एक 2 अंक का सवाल जो है वो पूछा जाता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि अंबेडकर के द्वारा स्थापित जो एक दल था उसके बारे में। तो थोड़ा सा आपको उसके बारे में भी ध्यान रखना। आगे चल करके उन्होंने इंडिपेंडेंट जो लेबर पार्टी थी उसको आगे चल करके अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया था। 1945-46 के आसपास की घटना है जो आगे चल करके वो उसमें बदल देते हैं। तो इनका जो राजनीतिक दल था एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और आगे चल करके यही इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो थी वो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल गई थी। तो आपको यहां ये हल्का सा ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये 2 अंक का सवाल जो पूछा जाता है उनके राजनीतिक पार्टी के बारे में। तो एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो थी, एक संघ बनाया था उन्होंने, उसके बारे में कई बार सवाल पूछे जाते हैं। एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। आगे मैं आपको बता देता हूं उनके जो सामाजिक व्यवस्था और दलितों उद्धार के लिए जो कार्य उनके रहे हैं उनके बारे में अपन हल्की सी चर्चा और कर लेते हैं।
ये पार्टी जो बनी थी 1936 में उन्होंने बनाई थी। अब देखते हैं अपन इनके सामाजिक विचार। अंबेडकर के सामाजिक विचार। वर्ण व्यवस्था का विरोध। मैंने जब आपको मनु के बारे में बताया था उस समय मैंने वर्ण व्यवस्था का जो अपन चर्चा की थी, किस प्रकार से भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का जो निर्माण हुआ था, उसमें बेसिकली जो 4 वर्ण बने थे, उस वर्ण व्यवस्था जो आगे चल करके कार्य पे आधारित हो गई, यानी जो व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करता है वो उसी वर्ण का हिस्सेदार बन गया था। तो इस प्रकार की अपने चर्चा की थी। तो ये उस वर्ण व्यवस्था का भी क्या करते हैं, विरोध करते हैं। दूसरा है जाति व्यवस्था। जाति का विरोध। और आज भी आप इस स्थिति को देख सकते हैं कि भारतीय समाज में जातियों को लेकर के जो मतभेद बने हुए हैं, तेरे मेरे की भावना की अपन जब चर्चा करते हैं तो किस प्रकार से भारतीय समाज के बीच अपने को एक अंतर्द्वंद जो है वो दिखाई देता है। अंबेडकर ने उस जाति व्यवस्था का भी क्या किया है, विरोध किया है। इसके अलावा तीसरा है छुआछूत का विरोध। अस्पृश्यता। और जब भारतीय संविधान का आप अध्ययन करते हो तो भारतीय संविधान में जब आप मौलिक अधिकारों का अध्ययन करते हो तो आर्टिकल 17 के अंदर अनुच्छेद 17 के अंदर इस चीज का उल्लेख जो है अपने को दिखाई देता है। इसके अलावा महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण। महिलाओं के समाज में पुरुषों के समान भागीदारी पे अंबेडकर जो थे वो बल देते थे। यानी नारी की जो भारतीय समाज में प्राचीन काल से स्थिति रही है उसमें वो सुधार की बात करते हैं। यानी कि नारी केवल और केवल 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं है, वो भारतीय समाज की व्यवस्था हो चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो उसमें भी अपना जो योगदान है वो श्रेष्ठतम दे सकती है। उसके लिए उन्होंने नारी की राजनीतिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, हर प्रकार की स्थिति के अंदर उसकी भागीदारी जो थी, उसकी वकालत जो थे अंबेडकर करते थे। तो ये नारियों के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण था। अर्थात अपने कह सकते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वो नारी की भूमिका को लेकर के हमेशा से ही उनके विचार जो थे वो सकारात्मक रहे हैं। इसके अलावा थे दलितों के उत्थान के प्रयास। दलितों के उत्थान के प्रयास। तो यहां से इस सामाजिक व्यवस्था से ही दलितों के लिए जो उनके कार्य किए थे अंबेडकर ने, कि दलितों उद्धार के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए थे, उनके लिए किस किस प्रकार की सुविधाएं जो थी उन्होंने देने की बात जो थी भारतीय राज व्यवस्था के अंदर उन्होंने रखी थी और जो मांगे मानी गई थी, उनके प्रयास जो थे वो अपने को यहाँ पे लिखना है। यानी बेसिकली मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि अपन अंबेडकर को जब पढ़ते हैं तो अंबेडकर के लिए एक तो उनका जीवन परिचय जो होता है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है उनकी सामाजिक व्यवस्था को लेकर के जो समाज में जो स्थिति थी दलितों की, उस स्थिति में सुधार करने की बात जो थी वो उन्होंने हमेशा से कही थी। और किस प्रकार का सुधार जो है सामाजिक व्यवस्था में होना चाहिए, अर्थात सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार की असमानताएं जो दिखाई देती है उस चीज को उन्होंने दूर करने का जो प्रयास था उनका
हमेशा से रहा है। तो दो ही सवाल जो है निबंधात्मक के तौर पे पूछे जाते हैं, एक तो दलितों उद्धार के लिए और एक सामाजिक व्यवस्था के सुधार के लिए। तो आज की क्लास में केवल और केवल अपन इतना ही देखेंगे। आगे की क्लास में इनकी सामाजिक व्यवस्था और दलितों उद्धार के लिए अपन डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।